हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टूडेंट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है। और होम साइंस में हम चर्चा करने वाले हैं मूल्यों के बारे में। आज इस पे जो टॉपिक पे चर्चा होगी दोस्तों वो आपका होगा मूल्यों के बारे में। मूल्यों यानी कि मूल्य कितने हैं, इनके मूल्यों का जो जीवन पे प्रभाव है इसका वर्णन करना है दोस्तों। तो आई होप इसमें जो मूल्य के बारे में हम समझेंगे, इसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे वो आपको यहाँ से क्लियर होगा। तो दोस्तों चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो जी हाँ दोस्तों, आइए हम बात करते हैं प्रश्नों में। इस तरीके से आपका प्रश्न होगा और जो हम चर्चा करेंगे वो मूल्य के बारे में, यानी कि मूल्य क्या है, इसमें मूल्य के जो भिन्न भिन्न तरीके बताए गए हैं और इनके जीवन में जो मूल्य का है, मूल्य का जो संक्षेप है, इस पे हमें यहाँ पे चर्चाएं करनी है। तो दोस्तों अब आपका आता है इसमें कि मूल्य के बारे में। मूल्य जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, इसकी जो धारणा होती है वो भी भिन्न अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, और अतः इनका जो वर्गीकरण है वो कई आधारों पर किया गया है। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर है दोस्तों इसमें आपका क्या है, साधनात्मक और आंतरिक। साधनात्मक क्या होता है दोस्तों? साधनात्मक मूल्य होता है, ये होता है क्या दोस्तों, आंतरिक होता है या अंदर से, यानी कि गुण रूप से इसे जो होता है इसे कहते हैं हम अंदर से सारी चीज़ें, यानी आंतरिक भावनाओं से। अब जो साधनात्मक मूल्य है वो आंतरिक एवं अंतिम मूल्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये होता है कि अतएव इन्हें लक्ष्य मूल्य भी कहा जाता है, जो शिल्प विज्ञान संबंधी अभिरुचि इसी के अंतर्गत आता है। आंतरिक मूल्य वह मूल्य होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे कला का हो गया, सौंदर्य का हो गया, तो ये आते हैं साधनात्मक और आंतरिक मूल्य। साधनात्मक का मतलब होता है आंतरिक। इसके अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, कला और सौंदर्य में रुचि, ये दोनों। कुछ मूल्य आंतरिक और साधनात्मक होते हैं, जैसे आराम हो गया आपका, स्वास्थ्य हो गया, महत्वाकांक्षी हो गया, प्रेम, ज्ञान, खेल, कला और धर्म। ये सभी एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। तो इसी को कहते हैं हम साधनात्मक या आंतरिक मूल्य। अब आता है सेकंड नंबर, तथ्यात्मक और आदर्शात्मक। तथ्यात्मक क्या होता है दोस्तों और आदर्शात्मक क्या होता है? तथ्यात्मक मूल्य वह होते हैं जो ऐच्छिक होते हैं, ऐच्छिक मतलब यानी इच्छा के अनुसार प्रकट हो, जबकि आदर्शात्मक मूल्य होता है धार्मिक आधार पर। आदर्श मतलब कि आदर्श भाव से, माने एक सिंपल लिविंग, सिंपल जरिए साधारण व्यवस्था से। तथ्यात्मक मूल्य विस्तृत होते हैं, इसका शोध किया जाता है और वह प्राथमिकता तथा व्यक्तियों की इच्छा पर, अभी जो हमने आपको बताया इससे पहले, यानी कि आदमियों की इच्छा पर निर्धारित होता है। आदर्शात्मक मूल्य वह होते हैं जो कि सही विचारों पर आधारित होते हैं, मतलब जो विचार हम करें, अगर जिनकी बातें में हमें किसी की बातें, अगर हम मान लो सभा में बैठे हैं, सभा चल रही है, अनेक व्यक्तियों का अलग अलग मत होता है, जिसमें हमें 10 व्यक्तियों का समूह में बैठे हैं, तो जो व्यक्तियों को अच्छी भावनाएं देते हैं, मान लीजिए आप 10% उनकी सुने, 10% उनसे, तो इसमें आपको 8% अच्छी लग रही है और इनकी 10% अच्छी लगे, तो आप इसको चूज़ करेंगे। तो इसी को कहते हैं हम, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं हम आदर्शात्मक मूल्य। अमेरिका में सफलता साधनात्मक मूल्य है, जबकि ईमानदारी आदर्शात्मक मूल्य है। और अधिकांश व्यक्ति वह अनुभव करते हैं कि आदर्शात्मक मूल्य का स्रोत दर्शनात्मक और धर्म की गहरी अनुभूति है, और आदर्शात्मक मूल्य की बड़े मानव जीवन की गहराई तक जाती है। प्रभुत्व के आधार पर आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्य की अपेक्षा उच्च होते हैं, जबकि आदर्शात्मक मूल्य तथ्यात्मक मूल्य की अपेक्षा ऊंचे होते हैं, जो आदर्शात्मक मूल्य होते हैं। अब आता है मानव जीवन की, यानी कि मानव जीवन को प्रेरणा प्रदान करने वाले जीवन मूल्य आता है इसमें, कि पार्कर महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि मानवीय व्यवहारों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मूल्य इस प्रकार होते हैं, जैसे आराम। फर्स्ट नंबर बताया गया है आराम। जीवन को जहाँ तक संभव हो खुश बनाए रखने में रुचि, संवेदनाओं से संतोष प्राप्त करने में रुचि होनी चाहिए। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, फिर आता है सेकेंड नंबर दोस्तों, स्वास्थ्य।
पहले तो आपको आराम करना आवश्यक है, दूसरा स्वास्थ्य पे। अब स्वास्थ्य का है कि जीवन को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में रुचि होनी चाहिए। अगर जीवन आपका जो है वो स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तब आपको जीवन की जो प्रेरणा है वो आपको यहाँ से क्लियर हो पाएगी। थर्ड नंबर आती है इच्छाएं। इच्छा क्या होती है दोस्तों, कि व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। फिर आता है 4 नंबर प्रेम। प्रेम में यौन प्रेम होता है, माता पिता का प्रेम होता है, मित्र प्रेम होता है, मनुष्य प्रेम होता है, समुदाय का प्रेम होता है और आदर्श प्रेम के व्यक्तियों के मध्य संतोषप्रद संबंध रखने में रुचि होनी चाहिए। 5 नंबर आता है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये सारे तथ्य आदमी के हर अंदर पाया जाता है और अगर इसी को यूज करे अच्छे से तो समझ लो उनका जीवन जो है वो मूल्यों के आधार पर सबसे बेहतरीन जीवन माना जाता है। आता है फिर ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा। सत्य में विश्वास करना सबसे मूल पॉइंट है। अगर आप सत्य पर हैं तो इस पर जरूर विश्वास करें और जीव के सभी पक्षों के संबंध में संतोषप्रद संबंध बनाए रखने की रुचि में रखना है आपको। रुचि का मतलब होता है कि उसमें मन लगाकर रहना, तो इसी को कहते हैं रुचि। उसके बाद फिर आता है 6 नंबर, इसके बाद आता है तकनीकी संतोष। इसमें आता है तकनीकी संतोष। इसमें आ गया कि कौशल पूर्व कार्य द्वारा किसी कार्य के अंतरिम परिणामों को प्राप्त करने में रुचि। फिर आता है 7 नंबर खेल। खेल आप जानते हैं, जो रचनात्मक और कल्पनात्मक क्रियाओं में रुचि है। फिर आता है 8 नंबर कला। अभिव्यक्ति के सभी रूपों में सुंदरता की अनुभूति में रुचि, जैसे चित्रकला, संगीत लेखन इत्यादि। फिर आता है धर्म। धर्म में है कि जीवन के सभी उद्देश्यों में उत्तमता और सत्यता में रुचि होनी चाहिए और उपयुक्त मूल्य धनात्मक हैं। इसके ऋणात्मक मूल्य भी होते हैं, जैसे सौंदर्य का ऋणात्मक तरीका, कुरूपता, इच्छाओं की तटस्थता, धर्म का शैतान इत्यादि। तो इसी को कहते हैं हम मूल्य, यानी कि मानव जीवन की जो प्रेरणा है उसको प्रदान करने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें धन व्यवस्था। इस पे हम चर्चा करेंगे अब। धन व्यवस्था क्या है कि धन व्यवस्थापन से क्या आशय है, पारिवारिक आय की विशेषताएं बताइए। इसमें जो धन व्यवस्थापन है इसके बारे में, यानी कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप लोग को उसको एकत्रित करना पड़ता है, फिर खाने के लिए, पीने के लिए और एट्सेट्रा जो भी आपको काम करने की जो व्यवस्था हो उसमें धन लगता है। धन की व्यवस्था में आपका क्या आशय है, इस पे आपको एक छोटा सा टिप्पणी देना होता है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को ज़रूर वीडियो शेयर करते रहे दोस्तों, क्योंकि हम आप लोगों के बीच में इतना कुछ करने का प्रयास करते हैं, आपको ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्न क्लियर भी करने हैं और अच्छे से हम समझाने का भी प्रयास भी करेंगे आगे। और आने वाले जो पेपर हैं उसमें मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व कराएंगे। और अभी तो आपका ये सेशन स्टार्ट हुआ है, सेकंड सेमेस्टर अभी हाल ही में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टरों के पेपर क्लियर हुए हैं। अब आएंगे आपका सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के। तो सभी के लिए मैं वीडियो आई होप एकत्रित करने का प्रयास करेंगे, जो टाइम कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। और जब भी हमें आप लोगों के प्रति टाइम मिलता है और हमेशा आप लोगों के बीच में टाइम एक्सपेंड करते रहते हैं, तो मैं जहाँ तक क्लियर ये करते हैं कि आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस हो वो आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चंस आपके बीच में उपस्थित कराने का प्रयास करें। अब आएगा आपका, इसमें हम धन व्यवस्थापन के बारे में एक बार फिर से चर्चा का विषय रहेगा। इसमें आएगा कि गृह व्यवस्था में धन का व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अभी हमने आपको धन व्यवस्थापन के बारे में बताया। जैसे गृह व्यवस्था सबसे मूल जो हमारा पॉइंट है वो गृह व्यवस्था। अब गृह व्यवस्था में सबसे ज़्यादा धन व्यवस्था का व्यवस्थापन का महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना गया है और परिवार की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन धन पर ही निर्भर करता है। तो प्रत्येक परिवार की एक निश्चित आय होती है और उस आय की वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है और व्यय की जो परिसीमा तथा प्रकृति बहुत
कुछ आय पर की राशि पर निर्भर करता है। यदि आय के साधन अधिक हैं तथा गृहिणी उनका उपयोग विवेकपूर्ण एवं मितव्ययितापूर्वक करती हैं तो परिवार के सदस्यों को अधिक एवं उच्च श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। परिणामतः परिवार के रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। तो इसी को कहते हैं हम धन व्यवस्थापन। अगर धन व्यवस्थापन आपकी आय की जो आय स्रोत है वो ज़्यादा है, कुछ लोग के घर में आय की स्रोत कम होती है, तो वो क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो धन रखे रहेंगे तो आपका वो बढ़ता रहेगा ना। आप लोग धन इस जगह पे खर्च करिए कि आपको आने वाले जो टाइम है वो आपको धन को डबल करे। तो इसी को कहते हैं हमें धन व्यवस्थापन, यानी कि धन को एकत्रित करना। फिर आता है पारिवारिक आय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली इनकम। इसमें क्या है दोस्तों कि फर्स्ट नंबर होता है कि आय का वितरण देशवासियों के में समान रूप से नहीं होता है। आय प्राप्ति में विशेषताएं होती हैं इसलिए कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग बन जाते हैं। ये तीन प्रकार के यहाँ पे तीन वर्ग यहाँ पे डिसाइड हो जाते हैं। कम आय वाले व्यक्ति निम्न वर्ग के होते हैं तथा उच्च आय वाले व्यक्ति धनी व्यक्ति के माने जाते हैं। और जो मध्यम वर्ग के होते हैं वो ना जो बताया गया है ना, वो तो घर के रहते हैं और ना ही वो घाट के रहते हैं, तो वो बीचों बीच में रहते हैं, बिचौलिया में वो खेलते रहते हैं। सेकंड नंबर आता है कि व्यक्ति की कुशलता तथा व्यक्तिगत गुणों पर आय निर्भर करती है। थर्ड नंबर है कि शिक्षित व्यक्तियों की आय अशिक्षित व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो शिक्षित व्यक्ति की आय होती है अशिक्षित व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अधिक होती है। फोर्थ नंबर है कि जिस वर्ग का व्यक्ति होता है उसके अनुसार ही उसकी आय निर्धारित होती है। और कृषक वर्ग की आय व्यापारी वर्ग से कम होती है। शिक्षक वर्ग की आय डॉक्टर या इंजीनियर वर्ग से कम होती है। और 5 नंबर आता है कि परिवार में सदस्यों की संख्या कम होने पर एक निश्चित आय अधिक लगती है और परंतु परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है तो यही निश्चित आय जो है वो कम लगने लगती हैं। तो ये होता है पारिवारिक आय की विशेषताएं। तो ये 5 विशेषताएं हैं और जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट का वेरी इम्पॉर्टेंट है ये और आपके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। जो हमने अभी इनकम के बारे में बताया कि किस तरीके से इनकम की ज़रूरत पड़ती है, इनकम की परिभाषा क्या होता है, तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए और हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे अगली वीडियो तक। आप लोग इंतज़ार करिए, अगली वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।